अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर को। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड का भी मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियोटाइड का भी मैं बता चुकी हूँ। और न्यूक्लियोटाइड का बताते हुए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं, ठीक है। और इन्हीं चेन्स को फिर फर्दर हम आगे क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो शुगर है और ये फॉस्फेट है, ये क्या है, ये बैकबोन होते हैं डीएनए के। और ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये एयर में किस तरह से फ्लोटिंग करते रहते हैं, इस तरह, ठीक है। बैकबोन आपको नज़र आ रही होगी, क्या है, ये शुगर और ये फॉस्फेट है। ये बिल्कुल ये पूरी बैकबोन बना रहे हैं। और ये नाइट्रोजन बेस इस तरह से होते हैं, ये फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इस तरह से लिखा होता है, एक जगह 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, तो दूसरी जगह इसके अपोजिट लिखा होता है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। तो ये क्यों होता है, ये अपोजिट क्यों लिखे हुए होते हैं? ये अपोजिट इसलिए लिखे होते हैं क्योंकि इसका जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ये भी बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, ताकि ये बिल्कुल पैरेलल मूव करते रहें, ठीक है। इसलिए ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरह से है, तो दूसरी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसके अपोजिट हो गई, ठीक है। शुगर आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर नीचे हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर वाली जो हमारी फॉस्फेट है, जो प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर 5 पे, अगर वो बिल्कुल खाली है तो उसका हम कहेंगे 5 प्राइम एंड। और नीचे वाला बिल्कुल लास्ट वाला जो कार्बन नंबर 3 है, वो बिल्कुल फ्री है, तो उसको हम कहेंगे 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसका कार्बन नंबर 3 फ्री है, तो इसको हमने कहा 3 प्राइम एंड। और इसका कार्बन नंबर 5 फ्री है, फॉस्फेट किसी के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो इसको हम कहेंगे 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, एंटी पैरेलल कहते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन बेसिस कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब वो नाइट्रोजन बेसिस आपस में किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, ये इस तरह से ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स है। ये जो नाइट्रोजन बेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, ये तो आपने याद करना ही करना है। ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एडेनिन है हमारे पास। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक का स्ट्रक्चर बड़ा होगा, दूसरे का स्ट्रक्चर छोटा होगा, ताकि ये आपस में एंटी पैरेलल मूव करते रहे, ठीक है, बैलेंस रहे। अब ऐसा नहीं है कि एक का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा है तो दूसरे का भी बड़ा है, एक का छोटा है तो दूसरे का भी छोटा है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किस तरह से है, यहाँ पे एक का स्ट्रक्चर बड़ा है तो दूसरे का छोटा है, दूसरे का बड़ा है तो पहले का क्या है, छोटा है, ठीक है, ताकि ये एंटी पैरेलल रहे, बिल्कुल बैलेंस रहे आपस में। तो ये जो एडेनिन है, ये हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा, थाइमिन के साथ। और आपको पता है कि एडेनिन क्या है, प्यूरिन के ग्रुप में से है। एडेनिन का स्ट्रक्चर बड़ा है, और थाइमिन क्या है, पिरिमिडीन्स के ग्रुप में से, और थाइमिन का स्ट्रक्चर छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही हो रहा है, थाइमिन एडेनिन के साथ बाइंड कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, ग्वानिन बाइंड कर रहा है साइटोसिन के साथ। यहाँ पे क्या बाइंड कर रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बाइंड कर रहा है। वंस अगेन, एक छोटा है, एक बड़ा है, तो दूसरा क्या है, छोटा है, ठीक है। अब एडेनिन और थाइमिन, हम उनके बीच में हमेशा 2 बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा 2 बॉन्ड रहेंगे। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये फिक्स है इनकी वैल्यूज़। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। जितने ज़्यादा बॉन्ड है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बराबर में ग्वानिन और साइटोसिन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इन बॉन्ड को हम तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ना है, ज़रा सी हीट दे के क्या करना है, सिर्फ इस बॉन्ड को, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम इसको इन न्यूक्लियोटाइड्स को अलग भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है।
अब मैंने आपको जो बताया कि नाइट्रोजनल बेसिस कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के नाइट्रोजनल बेसिस होते हैं, वही बात मैं दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। और इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, प्यूरिन्स और प्रीमिडीन्स। प्यूरिन्स किस तरह से याद रखना है, नाम छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा है। प्रीमिडीन्स नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर छोटा है। प्यूरिन्स में कितने आते हैं, नाइट्रोजनल बेसिस 2 आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन्स में कितने आते हैं, 3 आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ठीक है। अब प्यूरिन्स के अंदर कितने मेंबर हैं, 9 मेंबर है। और पिरिमिडीन्स के अंदर कितने मेंबर है, 6 मेंबर है। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 9 मेंबर्स हैं और इसमें सिर्फ 6 मेंबर्स हैं। तो इसी तरह से अगर आप इनका स्ट्रक्चर याद रखना चाहें तो वो भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी मेंशन किया हुआ है, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। ये प्यूरिन्स में जितने भी है वो इनका स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन का है, ये ग्वानिन का है, ठीक है। इनका भी आप अलग से स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, अगर याद कर लें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब प्रीमिडीन्स के ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, ये थाइमिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि सिर्फ डीएनए में होता है। ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ आरएनए के अंदर होता है। और ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको ये पता है कि सिर्फ यूरासिल जो है आरएनए में होता है, बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं ये डीएनए में भी प्रेजेंट होती है और आरएनए में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ये थाइमिन का, ये यूरासिल का और ये साइटोसिन का, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आज आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।